नमस्कार दोस्तों, हम के पीछे का हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। सर जो वार्लो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम से शुरुआत करते हैं। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था 1807 से 1813, है ना। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो रणजीत सिंह है और अंग्रेज के बीच में जो था अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। 1809 में याद रखिएगा। मध्यस्थता कौन किया था? चार्ल्स मेटकॉफ किया था। और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था, ठीक ना, याद रखिएगा। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग देखिए, जिसका कार्यकाल आता है 1813 से 23, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो था 1814 से 16 में हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा और आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। कब? 1814 से 16 ईस्वी। और इसमें ही क्या हुआ? नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। किसकी संधि हुई? संगोली की संधि हुई। और इसके द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध को अंत हुआ था। पूछता है कि संगोली की संधि किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुआ था, ठीक ना। और इसको कौन सा युद्ध हुआ? तो आंग्ल नेपाल युद्ध का ये अंत होगा संगोली की संधि के द्वारा, है ना, ध्यान में रखिएगा। कब हुआ था? 1816 में हुआ था। 1816 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो था 1814 से 16 तक, अंतिम में जाके ये क्या हुआ? तो ये संगोली की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, नेपाल युद्ध को, आंग्ल नेपाल युद्ध को। ध्यान में रखिए किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। आगे देखिए, इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों को शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। देखिए, इसके समय क्या हुआ था? जितने भी पिंडारी थे वारेन हेस्टिंग के समय में, उनका दमन कर दिया गया। और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद चीतू एवं करीम खान थे। कौन कौन थे? वासिल अहमद, चीतू और करीम खान थे। इसने मराठों को शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने मराठा को जो अंतिम रूप से शक्ति था उसका क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मराठों की शक्ति को क्या कर दिया? अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया था। पूछता है, प्रेस पर जो नियंत्रण लगा था उसको समाप्त कौन किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग किया था, है ना, सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग किया था। और इसने क्या किया था? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, प्रेस पर मार्गदर्शन के नियम बनाए थे। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, है ना। टेनेंसी एक्ट और काश्तकारी अधिनियम किसके समय में लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। हम लोग देखिए थे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। इसका कार्यकाल 1813 से 23 था। और इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। वहाँ पे दे देगा वारेन हेस्टिंग, ध्यान में रखना है, 1813 से 23। और वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1874 तक था, 74 से 85 तक था। मतलब 2 साल और भी रहा था वो गवर्नर के पद पे, गवर्नर जनरल के पद पर 1874 से 85 तक वारेन हेस्टिंग का रहता था। ये जो लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये 1813 से 23 तक था, याद रखिएगा, ठीक है। याद 13 से 23 याद हो जाएगा, 10 साल के लगातार। 13 से 23 लॉर्ड हेस्टिंग। इसके समय में संगोली की संधि हुई थी और आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था इसको संगोली की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। हम लोग देख चुके थे। पिंडारियों का दमन करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद चीतू सिंह और चीतू एवं करीम खान को कहा जाता है पिंडारियों का प्रमुख नेता। मराठों की जो शक्ति था उसको अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। कौन था? तो यही था, लॉर्ड हेस्टिंग था। आगे देखिएगा, इसने मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और इस प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया था, ठीक ना। लॉर्ड हेस्टिंग को याद रखिएगा कि प्रेस पे पूछेगा, प्रेस के लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के बाद किसने मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया था प्रेस के लिए? तो लॉर्ड हेस्टिंग। और पूछेगा कि किसके समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा और अंग्रेज के बीच वांडबू की संधि हुई थी, ठीक ना। देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में कह रहा है कि लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में जो कह रहा है कि इसे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था इसका 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया था। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यान्डबू की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? यान्डबू की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। तो यान्डबू की जो संधि हो गया, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 23 से 28। 1813 से 23 तो लॉर्ड हेस्टिंग था और 23 से 28 तक कौन रहा? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आता है? लॉर्ड एमहर्स्ट आता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में क्या हुआ था? तो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था।
और आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उस कब हुआ था 1824 से 26 ईस्वी तक 2 साल के लिए चला था। और बर्मा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो यान्डबू की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? यान्डबू की संधि हुई थी। और पूछता है कि और बैरकपुर में सैन्य एक विद्रोह हुआ था, किसके समय हुआ था बैरकपुर का सैन्य विद्रोह? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था, है ना। आगे देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कार्यकाल कब से कब तक? तो 1828 से 1835, 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल था। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1826 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। देखिए 1803 में क्या हुआ था, जब ये 1800 में मद्रास का जब गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कहाँ का? मद्रास का ये गवर्नर हुआ करता था। यहाँ पे तो वो गवर्नर जनरल है, लेकिन जब मद्रास में 1803 में जब गवर्नर हुआ करता था उसमें क्या हुआ था 1806 में कि माथे पर जो जातीय चिन्ह लगाने के लिए न लगाने के लिए कि चिन्ह कोई जातीय चिन्ह नहीं लगाएगा, कानों में बाली भी नहीं पहनेगा, लेकिन हिंदू क्या किए इसको वेलोर के जो सैनिक थे विद्रोह कर दिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग का ये जाति धर्म जो है हम इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो वेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। कब? जब वो मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए हम लोग पीछे क्या देखे थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया? तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन था तो इस समय तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, क्योंकि 1833 में आया था, इसके बीच में यही था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसी को क्या किया जाएगा? तो बंगाल के गवर्नर जनरल से हटा के इसको अब क्या बना दिया जाएगा? तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल यही बन जाता है कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। लगभग 12-13 साल तक वो रहा था, 2 साल तक गवर्नर के पद पे, 10 साल 11 साल तक वो गवर्नर जनरल के पद पे, है ना। आगे देखिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 में क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय। और पूछता है कि बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था 1829 में और धारा 17 के द्वारा, कौन सा धारा लगाया था? धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने का अवैध घोषित कर दिया था। विधवा जितना भी थे वो पहले सती हो जाती थी, उसको अवैध घोषित कर दिया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में, याद रखिएगा। 29 के बाद 30 में क्या करता है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेंटिंग ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। तो 29 में जो समाप्त किया था वो धारा 17 लगा के सती प्रथा को समाप्त किया, और 1830 में इसी ने क्या किया? ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। तो ठग जो क्या करते थे? देवी काली की पूजा करते थे और उसमें बलि देते थे, मतलब मनुष्य का बलि दे देते थे, देवी काली की पूजा करते थे। तो बहुत गंदा प्रथा था, इसको बंद करवाया कौन? तो बेंटिंग बंद करवाया। तो बेंटिंग दो सती प्रथा और ठगी प्रथा, सती प्रथा 1829 में, ठगी प्रथा 1830 में, याद रखिएगा 29-30 और जो था धारा 17 लगाया गया, सती प्रथा को बंद करवाया था और ठगी प्रथा को 1830 में बंद करवाया था। किसके सहायता से? तो स्लीमन की सहायता से, कर्नल स्लीमन की सहायता से। और ऊपर हम लोग देखे थे राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को समाप्त करवाया था और कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, कर्नल स्लीमन, ध्यान में रखिएगा, है ना। कर्नल स्लीमन की सहायता से बेंटिंग ने क्या करवाया था कि ठगी प्रथा को समाप्त करवाया था। देखिए नोट में लिख रहा है अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा और रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं लगा पाए थे। तो लगाने वाला कौन हो गया? बेंटिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सन 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1835 में क्या हुआ था? बेंटिंग जो था, बेंटिंग ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। इसको याद रखिएगा। जाते जाते इसने क्या किया? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कर दी। देखिए इसका कार्यकाल 1828 से 35 तक था और 35 में इसने क्या कर दिया? जाते जाते कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी, हम लोग जहाँ पे देखे थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों एवं शिक्षा के माध्यम को बनाया गया। देखिए इसके समय क्या हुआ था कि मैकाले की अनुशंसा, किसकी अनुशंसा? मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले के अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि का आयोग के कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया गया। जो मैकाले की अध्यक्षता वाला लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन, इसको विधि आयोग जो कहते थे, इसी कानून का कोडीकरण किया गया, इसको कोडों को पढ़ा गया, है ना। और भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी में भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। जो भारतीय शिक्षा है उस पर मैकाले का जो कार्य किया गया था 1835 में, उसी को भारत में क्या कहता है? पाश्चात्य शिक्षा का शुरुआत माना जाता है। पाश्चात्य शिक्षा का शुरुआत माना
जाता है। किसको? मैकाले का जो कार्यवृत्त किया था 1835 में, उसी को, है ना, भारतीय शिक्षा में। आगे देखिएगा, बेंटिंग ने 1831 में बेंटिंग ने 1831 में क्या हुआ था, मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को क्या करते हड़प लिया था। देखिए, बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग तथा मध्य कचेर को हड़प लिया था। किसको किसको हड़पा था बेंटिंग? मैसूर को 1831 में हड़पा था, कुर्ग को 1834 में हड़पा था, और मध्य कचेर को कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में दोनों को हड़पा था। तो 31 में मैसूर को और कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में हड़प लिया था, याद रखिएगा। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। उत्तरदायी पदों पर क्या किया? इसने नियुक्त करना शुरू किया। और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया जो उच्चतम पद होने लगा वो सदर अमीन का होता था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती था। तो भारतीयों को पहले उच्च पदों पर तैनात नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो था 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था, इसमें बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसी के मुताबिक क्या किया गया, अब भारतीयों को भी उच्च पद दिया जाने लगा। और सबसे उच्चतम पद को सदर अमीन कहते थे। सबसे उच्चतर पद को क्या कहते थे? सदर अमीन। इसको 700 रुपया मात्र प्रति माह तनख्वाह मिलता था। कितना? 700 रुपया, ध्यान में रखिएगा। इसके समय में कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक ना। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। शिशु बालिका पर हम लोग 2 आदमी को और देखे थे, पीछे देखे थे ना, और इसने भी क्या किया था? शिशु बालिका पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, चार्ल्स मेडकॉफ, इसका कार्यकाल 1835 से 36 मात्र 1 साल के लिए आता है। ठीक ना। और इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बस इसलिए ये फेमस है, मुक्तिदाता कब कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन हो जाएगा? चार्ल्स मेडकॉफ हो जाएगा। कब का बात है? 1835-36 का बात है, याद रखिएगा। जब जो है बेंटिंग समाप्त होता है, उसके बाद तुरंत बाद कौन आता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ आता है। बेंटिंग के तुरंत बाद चार्ल्स मेडकॉफ आता है, और भारतीय प्रेस पर ये क्या लगा देता है? भारतीय प्रेस को ये मुक्ति कर देता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42। इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को सत्ता में लाने का कोशिश की, जो ब्रिटिश समर्थक था। यह प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 का कारण बना, जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता साबित हुआ था। ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि इसने अफगानिस्तान में दोस्त मोहम्मद खान को क्या किया? हटाकर शाह शुजा की सत्ता में लाने का कोशिश किया। किसको हटाकर? दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को लाने का प्रयास किया, जो ब्रिटिश समर्थक था। किसका समर्थक था? शाह शुजा ब्रिटिश समर्थक था। और यह प्रयास जो था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 में हुआ था, उसका कारण बना था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 से 42 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 से 42 में, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 में, 1838 से 42, 1838 से 42। और जो ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी विफलता का साबित हुआ था। ब्रिटिशों के लिए क्या हो गया? ये विफल हो गया। आंग्ल अफगान युद्ध क्या हो गया? विफल हो गया। तो ध्यान में रखिएगा। इसने तीर्थ यात्रा जो था, इसको कर को समाप्त कर दिया। पूछता है कि तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने वाला कौन था? ऑकलैंड था। कौन था? ऑकलैंड था। और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। जितना भी धार्मिक नियंत्रण थे, उस धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म किया। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ध्यान रखिएगा। तीर्थ यात्रा पर कर लगाने वाला, टैक्स को समाप्त करने वाला था लॉर्ड ऑकलैंड, और धार्मिक निधियों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करने वाला लॉर्ड ऑकलैंड था। 1839 में इसने कलकत्ता में दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड यादव कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो सिरसा ने बनवाया था, उसी को क्या करवाया? इसने मरम्मत करवाया। कब? 1839 में, ध्यान में रखिएगा। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान की गई थी। इसी के समय क्या हुआ? भारतीय जितना विद्यार्थी थे, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने का अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान करवाया था। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे चलिएगा, लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल 1842 से 44 तक मात्र 2 साल के लिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इसके समय में। ठीक ना। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था, कब से कब तक चला था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हम लोग देखे थे 38 से, हम लोग 38 से 42 तक देखे थे ना। यहाँ पे हम लोग 38 से 42 तक प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला था। 38 से 42 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो किसके समय में समाप्त हुआ? तो 42 में आता है लॉर्ड एलिनबरो। इसी के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। पूछता है कि किसका कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ था सिंध के विजय के बारे में? तो नेपियर का कथन था। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान का क्या था? पूंछ था।
दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। पूछता है कि दास प्रथा का उन्मूलन जो था किसके समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन जो था वो लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था। 1843 के एक्ट 5 लाया गया। 1843 के जो एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों का अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा क्या किया, जितना भी स्वामी होते थे अपने दासों पर क्या करते थे, और मेहनत नहीं करने पर क्या करते थे, वो न्यायालय जाते थे। तो उसी पर दावा करने वाले जो थे स्वामी, उस पर अपने दासों पर उससे वंचित कर दिया कि हम उस पर दावा नहीं कर सकते हैं कि हम मेरा दास से हम इसे जो मन करे वो करवाएंगे। इसको क्या करवा दिया, इसको बंद करवा दिया। कौन? लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो देखिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसने किया था, तो एलिनबरो के समय में हुआ था 1843 में। ठीक ना, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड एलिनबरो के समय में। बोला था अरे ब्रो तुम लोग छुट्टी क्यों नहीं करते हो, तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत जो था एलिनबरो के समय में हुआ था। ध्यान में रखिएगा एलिनबरो का समय 1842 से 1843। 1842 दोस्तों देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था 1844 से 48 तक, 4 साल तक ये रहा था। लॉर्ड हार्डिंग कब से कब तक बोलिए, 1844 से 48 तक 4 साल तक रहा था लॉर्ड हार्डिंग। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46, वो सिख युद्ध बोल रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, और इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था इसमें कौन विजय हुए थे, अंग्रेज विजय हुए थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था 1845 से 46। पूछेगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ठीक ना, कब हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 1845 से 46। और ये इसमें अंग्रेज क्या हो गए थे, विजय हो गए थे। और इसमें नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगा। बहुत मस्त क्वेश्चन पूछता है ये कि नरबली प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। हार्ड तरह से क्या कर दिया, पूरा नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया, पूरा हार्ड कर दिया। ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56। 1848 से 56 अब कौन आते हैं, लॉर्ड डलहौजी आते हैं। किसके बाद, डलहौजी किसके बाद आते हैं, देखिए हार्डिंग का कार्यकाल 1848 से 46, 1844 से 48 तक। और उसके तुरंत बाद कौन आएंगे, तो लॉर्ड डलहौजी आएंगे। तो हम लोग पीछे देखिए एलिनब्रो का कार्यकाल 42 से 44, मात्र 2 साल। 2 साल के बाद फिर 4 साल के लिए आएंगे लॉर्ड हार्डिंग के भी फिर 4 दूनी 8 साल के लिए आएंगे लॉर्ड डलहौजी। तो ऐसे करके देखिए 2 4 8 लिखा है ना यहाँ पे, 2 4 8। तो हम लोग सिख युद्ध जो था 1848 से 49 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। पंजाब का अब प्रथम देखिए सबसे, इससे पहले देखते हैं प्रथम का हुआ था 1845 से 46। इसमें लॉर्ड हार्डिंग था। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध बोले तो लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। कौन आता है, लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 से 46 में हुआ था और इसमें अंग्रेज विजय हो गए थे। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 49 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किया गया। क्या किया गया, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय किया गया। 29 मार्च 1849 को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर, ये महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। जितना भी जगत प्रसिद्ध सिख राज्य था इसका प्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर को किसको भेजा गया, तो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ठीक ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था बताइए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 से 49 ईस्वी। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46, 45 से 46, 48 से 49, 1 साल गैप था 47 में। तो 45 से 46 फिर 47 गैप करके 48 से 49, ऐसे याद करिएगा। मैंने पीछे बोलिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 45 से 46, 1845 से 46, 47 को गैप करके फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य में देख लेते प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। एक प्रथम रामनगर का युद्ध, दूसरा अनिर्णित रहा, लेकिन दूसरा जो था चिलियावालन का युद्ध जो हुआ था 1849 में, ये बहुत पूछता है, ये भी अनिर्णित रहा। और तीसरा जो गुजरात में हुआ था चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को, इसमें सिख बुरी तरह क्या हो गए, हार गए। जब हार गए तो इनका काम खत्म। तो 3 युद्ध देखने को मिला है, प्रथम दूसरा तृतीय। और प्रथम जो हुआ था रामनगर का युद्ध हुआ था, द्वितीय हुआ था चिलियानवाला का युद्ध, कहाँ पे है, हाँ चिलियानवाला का युद्ध। और तृतीय जो हुआ था गुजरात चिनाब नदी किनारे नामक स्थान पर, कहाँ पे, गुजरात चिनाब नदी किनारे स्थान पर। ध्यान से दीजिए, देखिएगा। देखिए पहला जो था रामनगर का युद्ध, फिर चिलियानवाला का युद्ध, फिर गुजरात का युद्ध, प्रथम दूसरा तृतीय, है ना। ध्यान दीजिएगा। प्रथम का हुआ था
प्रथम हुआ था 1848 में, द्वितीय कब हुआ था 1849 में चिलियन वाला का, और गुजरात का कब हुआ था 1849 में, 48 49 में ही हुआ था चिलियन वाला का भी और गुजरात का भी दोनों, ठीक ना। तीसरा में क्या हो गए थे, गुजरात वाले में जो चिनाब नदी के किनारे पर हुआ था, गुजरात में चिनाब नदी के किनारे पर हुआ था, उसमें क्या हो गया, सिख बुरी तरह से हार गए, सिख बुरी तरह से क्या हो गए, हार गए। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1852, इसमें लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1852 में हुआ था। कब हुआ था, 1852 में हुआ था। अच्छा, हम लोग देखे थे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय देखे थे हम लोग, सॉरी अफगान युद्ध था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था, ये एलिनब्रो के समय में हुआ था, है ना। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845-46, और द्वितीय सिख युद्ध हमारे 48 से 49, 45-46-47 गैप करके 48-49। और हम लोग देखे थे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था, है ना, इसमें कितना युद्ध हुआ था, तो प्रथम दूसरे तीसरे 3 गो युद्ध हुआ था। प्रथम जो हुआ था रामनगर का युद्ध, द्वितीय हुआ था जो चिलियान वाला का युद्ध, और तीसरा हुआ था गुजरात का युद्ध, गुजरात में हार गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा तथा पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था 1852 से लोअर बर्मा तथा पीगू को अंग्रेजी राज्य में इसमें क्या किया गया, मिला लिया गया था, ठीक ना। डलहौजी के सिक्किम पर 2 प्रत्येक डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर क्या हुआ, डलहौजी ने क्या किया था, सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक ना। डलहौजी ने किस पे, तो सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर खुद ही मतलब अंग्रेजों पर डॉक्टरों पर क्या लगा लिया, दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया, और 1850 में इस पर अधिकार कर लिया, ठीक ना। देखिएगा 1850 में आगे देखिएगा। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों को पता करना तथा उनसे छीनना था। तो पूछता है कि इनाम कमीशन इसकी स्थापना किसने किया था, डलहौजी ने। और इसका उद्देश्य क्या था, तो भूमिकर रहित जितना भी थे, भूमि टैक्स रहित जितना भी जागीर होते थे उनका पता लगाना, उनसे क्या करना, छीन लेना। तो हड़प नीति है, यहीं से शुरुआत होता है। देखिए 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किया था डलहौजी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था, डलहौजी ने किया था। हड़प नीति कौन लाया था, डलहौजी ने लाया था। डलहौजी के शासनकाल में व्यापक सिद्धांत, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इसका कारण अधिक याद किया जाता है डलहौजी का शासनकाल, क्योंकि यही हड़प नीति बोला जाता है। तो इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे बहुत सारा राज्य। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में, दूसरा सिक्किम को, बुंदेलखंड और संबलपुर को, और उड़ीसा को, ठीक ना। माफ़ करिएगा, आगे देखते हैं। तो हम लोग देखे थे कि सर्वप्रथम सतारा को मिलाया था, उसके बाद संबलपुर, उड़ीसा को 1849 में, बघाट को हिमाचल प्रदेश में और 1850 में, और उदयपुर को जो मध्य प्रदेश में 1852, झांसी को 1853, नागपुर को 1854, 52, 53, 54, ठीक ना। ऐसे याद रखिएगा 52, 53, 54, ठीक ना। देखिए फिर से देखते हैं। सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट और सिक्किम जिसे बोलते थे 1850 में, 1850 में। उदयपुर जो है, उदयपुर हो गया, झांसी और नागपुर, उदयपुर को 52 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। उदयपुर, झांसी, नागपुर, इसे याद करिएगा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, 52, 53, 54, उदयपुर, झांसी, नागपुर, 52, 53, 54। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। 1856 में अवध को क्या किया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था उस समय अवध का नवाब, कौन था, वाजिद अली शाह। कौन था, वाजिद अली शाह। चलिए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान था। कौन था, 18वीं शताब्दी में जो अवध राज्य था, उस अवध राज्य का संस्थापक कौन हुआ करता था, सआदत खान। 18वीं सदी का बात कर रहा है। 18वीं सदी मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में। देखिए आगे देखिएगा। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय का कोलकाता में से मेरठ स्थानांतरित किया था और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। किसने, डलहौजी ने। तोपखाने का मुख्यालय कहाँ पर, कलकत्ता में, और तथा मेरठ में स्थानांतरित किया, और सेना का जो मुख्यालय था वो शिमला में स्थापित किया। सेना का मुख्यालय कहाँ पर, शिमला में स्थापित किया था, याद रखिएगा 1856 में। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था। पूछता है कि वुड डिस्पैच को लागू करने वाला कौन था, तो डलहौजी था। कौन था, डलहौजी था। वुड डिस्पैच को लागू करने वाला कौन था, डलहौजी था। शिक्षा सुधार,
तो वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है? शिक्षा सुधार से रिलेटेड है, शिक्षा संबंधी सुधार से रिलेटेड है। 1854 में लाया गया था, 1854 में लाया गया था वुड डिस्पैच। आगे देखिएगा, इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल चालू किया गया था और नगर में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में क्या हुआ था, तीनों प्रेसिडेंसी जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में खोला गया था, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को हमको पता है बम्बई से थाने क्या चलाया गया था, 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी डलहौजी के समय में। और सन 1854 में क्या हुआ था, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ था। देखिए, तो इसको हम लोग रेलवे का जनक भी कहते हैं और इसने क्या चलाया, सबसे पहले रेल चलाया था और क्या चलवाया था इसने, तो नया पोस्ट ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट भी इसने 1854 में चलवाया था। ठीक ना, तो 53 में देखिए, 53 में क्या चलवाया था इसने, 53 में रेल चलवाया था, 54 में पोस्ट ऑफिस चलवाया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरुआत किया था किसने, डलहौजी ने। डलहौजी बहुत अच्छा काम किया था। ठीक ना, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना की और 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसने लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किया था। तो देखिए, लोक सेवा विभाग का भी स्थापना किसने किया था, 1854 में डलहौजी ने ही किया था। ठीक ना, और देखिए इसी के समय में 1853 में कलकत्ता में एक आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। देखिए, इसने तार सेवा भी शुरू किया था, पोस्ट ऑफिस का प्रचलन भी शुरू किया था और रेलवे भी की शुरुआत की थी। तो बिजली से चलने वाले जो संचालित तार सेवा की शुरुआत किसने किया था, 1853 में ही किया था। इसने कब, तो कलकत्ता से आगरा में डलहौजी ने ही किया था। ठीक ना, 1853 में, ध्यान रखिएगा। 53 में, 54 में इसने क्या किया था, लोक सेवा विभाग की शुरुआत किया था और 54 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट को भी पारित किया था। ठीक ना, 53 में रेलवे शुरुआत किया था। ये सब शॉर्टकट में याद रखिएगा, बहुत काम करता है मिलान कर। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, इसी ने शिमला को क्या बनाया था, तो ग्रीष्मकालीन, गर्मी के दिन में ये शिमला चल जाता था, शिमला ठंडा जगह है ना, तो वहाँ पे चल जाता था इसको, तो वहाँ पे इसने एक डलहौजी जगह भी बनाया है, इसके नाम पे ही रखा गया है। तो शिमला में ग्रीष्मकालीन इसने राजधानी बनाया था शिमला को। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे देखिए, 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 में से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था किया गया, जिसके लिए उम्र समय 18 से 23 वर्ष रखा गया था। ठीक ना, 1853 के एक्ट के द्वारा चार्टर एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा क्या किया गया था, जितने भी कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी थे उसकी नियुक्ति का अधिकार वापस लिया गया। ठीक ना, 1853 से ही क्या किया गया, अधिकारी जो थे, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, जितना भी अधिकारी होते थे उसकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाएगा। उसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखा गया था। ऐसे जो चार्टर एक्ट 1853 लाने के बाद क्या किया गया, सबको, कोई भी कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी जो होता था नियुक्ति हो जाता था, लेकिन अब उसको क्या किया गया, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, तो नियुक्त किया जाएगा, जिसका उम्र कितना से कितना रखा गया, 18 से 23 वर्ष रखा गया। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 से ही लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को याद रखिएगा। ठीक ना, इन्होंने क्या किया था, 1863 में लंदन में जाके सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 1922 में इलाहाबाद जो था भारत, जिसको हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद, भारत में प्रयागराज एवं लंदन दोनों स्थानों पर क्या हुआ था, साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का भी आयोजन किया गया था 1922 में। ध्यान रखिएगा, 1922 में, है ना। 1922 में क्या हुआ था, इलाहाबाद में और लंदन में, दोनों जगह एक साथ पूछता है कि दोनों जगह एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब हुआ था, 1922। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। डलहौजी ने भी क्या किया था, नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं कर पाया था। इसे लगाने वाला कौन था, तो हार्डिंग था, नरबली प्रथा को रोक लगाने वाला था। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। इसी के समय में 1857 का जो क्रांति का युद्ध हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में, याद बहुत बार पूछता है कि किसके समय में 1857 क्रांति हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 56 से 62, याद रखिएगा। इतना याद रखिएगा, 1857 में कैनिंग था, कैनिंग से एक साल पहले लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल शुरू हुआ था, 1856 से 62 तक चला था। ठीक ना, याद रखिएगा। कितना साल हो गया, लगभग इधर 4 साल चला था लगभग, है ना। चलिए, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक ना, ये कंपनी के द्वारा नियुक्त जो था अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि इसके बाद जो लाया गया था 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक ना, उसके बाद क्या किया गया कि अब कंपनी का जो गवर्नर जनरल थे 1857 में जो बहुत कांड कर दिए थे, उसकी वजह से क्या लाया गया, 1861 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। और उसके बाद क्या किया गया 1861 में, और क्या किया गया, तो जितना भी कंपनी से गवर्नर जनरल नियुक्त होते थे उसको बंद कर दिया गया। अब डायरेक्ट कौन संभालेगा, तो ब्रिटिश सरकार अब डायरेक्ट संभालेगा। देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। कंपनी लिख रहा है ना, कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था।
इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, कह रहा है ना। और इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से भी सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था, ठीक ना। इसी के विद्रोह के बाद क्या हुआ था, 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक जितना भी सुधार था उसको अंतर्गत जितना भी भारत का शासन था कंपनी के हाथ से छीन के कहाँ ले गया, ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लिया। 1857 में हम लोग जो देखे थे क्रांति हो गया था इसी की वजह से, है ना। ब्रिटिश संसद में भारतीय उच्च न्यायालय में अधिनियम 1861 में पेश किया गया था, इसी वर्ष पारित भी कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय अथवा स्थापित करने का अधिकार मिल गया और सुप्रीम कोर्ट और सदर अस्पतालों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको ध्यान से रखिएगा कि पूछेगा कि ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम लाया गया, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लाया गया। और इसके तहत क्या किया गया, 3 जगह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नोट में कह रहा है 1856 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी 56 में, और जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक ना। तो इस 1856 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसे कब स्थानांतरित किया गया था, 1875 में। और यहाँ पे हम लोग देखे थे 1861 में तीन खोला गया था, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई एक उच्च न्यायालय, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था, ठीक ना। कैनिंग के समय में क्या हुआ था कि 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 10-5-15 के विधवा विवाह के बाद वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना जाता था। अब क्या हुआ था, कैनिंग के समय में ही 1856 में एक नियम लाया था। पहले विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, सब उसको हीन भावना से देखता था, शादी उदी कोई नहीं करता था। लेकिन इसने जो कैनिंग अच्छा काम किया, इसने 1856 में क्या लाया, एक अधिनियम लाया और इसमें क्या किया गया, स्वतंत्र रूप से लागू किया विधवा पुनर्विवाह को। और इसमें क्या किया गया, 15 एक्ट लाया गया था, नियम 15 लाया गया था। 15 के द्वारा क्या किया, जितना भी विधवा विवाह मतलब जो किया जाएगा उसको वैध करार दे दिया। क्या दे दिया, वैध करार देते हुए कहा कि अब जितने भी बच्चा पैदा होंगे विधवा विवाह करने के बाद, तो वो बच्चों को वैध माना जाएगा, ठीक ना। अब उसको क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो था कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था, ठीक ना। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह किसके समय में, तो 7 दिसंबर 1856 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से देखरेख में संपन्न हुआ था। किसने करवाया था, तो कैनिंग ने करवाया था, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में कैनिंग ने ही करवाया था। किसने करवाया था, कैनिंग ने ही करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसने करवाया था, कैनिंग ने ही करवाया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1856 में जो कानून बनाया गया था, 1856 वाला कानून विधवा विवाह अधिनियम, उसमें क्या किया था, पैतृक संपत्ति होता था, पिता का संपत्ति, उसको कानून बनाया गया था कि उसके अब जो अनुसार एक निश्चित किया गया कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, धर्म परिवर्तन करने पर उसकी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति को ले लिया जाता था, लेकिन अब नहीं लिया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। लिखना ना, वंचित नहीं किया जाएगा संपत्ति को, धर्म बदले या फिर ना बदले। आगे कह रहा है, देखिए 1857 कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षक पद का भी सृजन किया गया था। जो 1857 में क्या हुआ था कि कैनिंग के समय में इस महालेखा परीक्षक पद, पूछता है कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय हुआ था, तो 1857 में कैनिंग के समय में हुआ था। जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाने लगा। जो अभी हम लोग नियंत्रक और CAG देखते हैं ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ना, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसने किया था, तो कैनिंग ने ही किया था। कैनिंग नहीं किया था कब, 1857 में, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। कैनिंग नहीं किया था, 1857 से ही शुरुआत से चलते आ रहा है। वही अभी चल के क्या हो रहा है, तो वही अभी चल के क्या है, महालेखा परीक्षक पद का सृजन है। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक हम लोग देखते हैं वही है। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। और जो भारत शासन अधिनियम 1861 बोले थे ना, 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, इसके द्वारा क्या किया गया था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63वें भूभाग और 78वें आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब जितना भी भारत के उपमहाद्वीप थे उसमें 63 भूभाग पर कौन, भारतीय 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63वें भूभाग पर, मैंने भूमि पर 63% पर छा गया था और 78% की आबादी पर ये सीधा शासन स्थापित कर चुका था, ठीक ना।
मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। मैकाले के द्वारा प्रारूपित जो दंड संहिता था, किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता इसको 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। अपराध विधान संहिता किसके द्वारा लागू की गई थी? तो मैकाले के द्वारा। तो पूछता है कि प्रारूप दंड संहिता किसने लाया था? तो मैकाले ने लाया था, ठीक ना, 1858 में। और इसमें कानून बनाया था कि कानून में क्या था? 1859 में जो था अपराध विधान संहिता लागू की गई थी। इसमें जितना भी आप कौन सा अपराध करने पर कौन सा सजा दिया जाएगा, इसी में लिखा गया था। तो मैकाले के द्वारा जो दंड संहिता लाया गया था, किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए व्यापक सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, यानी राज्य विलय की हड़प नीति, जिसको हम लोग इसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको समाप्त कर दिया। जो डलहौजी लाया था, राज्य हड़प नीति लाया था ना, कितना को हड़प इसी नीति से उसने लूटा था। तो राज्य हड़प नीति को समाप्त किसने कर दिया? तो राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया व्यापक सिद्धांत को कैनिंग ने। किसने? कैनिंग ने। अब 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था, जिसमें हम लोग देखे थे मद्रास, मुंबई और बंगाल में क्या किया, देखे गो क्या खोला गया था, एक को क्या बोलते, सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, है ना। सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग की सहायता से, किसकी सहायता से? कैनिंग की सहायता से 1861 ईस्वी में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। सर एलेक्जेंडर ने वायसराय कैनिंग की सहायता से क्या किया था? 1861 ईस्वी में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किया था। किसने? सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने वायसराय कैनिंग जो थे, कैनिंग की सहायता से क्या किया था? 1861 में आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था। पूछता है किसने आधुनिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसकी सहायता से? तो कैनिंग की सहायता से, वायसराय कैनिंग की सहायता से। कब? 1861 में। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1861 में हुआ था। किसने करवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। किसकी सहायता से? तो कैनिंग की सहायता से, है ना। चलिए दोस्तों, खत्म हुआ, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं लॉर्ड एल्गिन का लेखा 1862 से 63 एक साल के लिए मात्र आता है। इसने बहावी आंदोलन को क्या कर दिया? अलग कर दिया। दमन कर दिया मतलब अलग कर दिया। तो एल्गिन ने क्या कर दिया? बहावी आंदोलन को अलग कर दिया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1863 ईस्वी में क्या हुआ था? धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक ना। लॉर्ड लॉरेंस देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस, इसका कार्यकाल 1865 ईस्वी में भूटान 1864 से 69 तक था। और 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण किया था। इसी के समय में क्या हुआ था? भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। देखिए छोटा सा भूटान है, लेकिन पूरा ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अफगानिस्तान देखिए आगे लिख रहा है, अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान के संबंध में, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो लॉरेंस जो था, ये शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता था। किसने? शानदार निष्क्रियता के नाम से। और अस्थायी अफगानिस्तान को लेके हस्तक्षेप की नीति किसने लाया था? सर जॉन कौन था? एक मिनट देखते हैं दोस्तों। सर जॉन शोर था शायद, क्या एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए, इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। इसी के समय में क्या हुआ था? उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। कहाँ पे? 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा और बुंदेलखंड राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। किसके समय में? लॉरेंस के समय में, ठीक ना। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। पूछता है किसके अकाल आयोग का गठन किसके समय हुआ था? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में लॉरेंस के समय में हुआ था। इसे सन 1865 में इसने के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय शुरू किया गया था? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस के समय प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। अगर देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेयो का कार्यकाल। मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी था। कब से कब तक था? 1869 से 72 ईस्वी था। लॉर्ड मेयो के अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में किया गया था। सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना किया गया था। कृषि विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1872 में। तो लॉर्ड मेयो ने क्या किया था? अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की और 1872 में फिर क्या किया उसने? कृषि विभाग की भी स्थापना की। मतलब अंतिम में जाते जाते सब काम करके ये सोचा कि अब अपना पावर दिखाते हैं अंतिम में।
तो लॉर्ड मेयो ने क्या किया था अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना किया और 1872 में ही कृषि विभाग की भी स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में ही हुआ था, ठीक ना, जिसको हम लोग लॉर्ड मेयो कार्यकाल में कहते हैं। और यह अफगान शेर अली अफरीदी, देखिए एक अफगान था शेर अली अफरीदी, इसने 8 फरवरी 1872 में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में इसने क्या कर दी? चाकू मार के उसकी हत्या कर दी लॉर्ड मेयो की। कौन था हत्या करने वाला? तो एक अफगान था शेर अली अफरीदी। कौन था? शेर अली अफरीदी। अंतिम में जाते जाते सब इसको भी अंतिम में भेज ही दिया। मतलब ये और रहा था 3 साल में रहा, 3 साल रहा और 2 साल रहा था, 5 साल तक रहता था। तो 2 ही साल में क्या हुआ? अंतिम बेचारा मेयो कॉलेज ऑफ कृषि विभाग की स्थापना किया था और लास्ट में इसको मरवा ही दिया शेर अली अफरीदी। जब इसको मरवा दिया 1872 में, तो क्या ही कब आगे काम करेगा? तो पूछता है कि लॉर्ड मेयो को मरवाने वाला कौन था? तो शेर अली अफरीदी था, एक अफगान था। कौन था? शेर अली अफरीदी। 1872 में इसको मरवा दिया था, ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये इसका कार्यकाल 1872 से 76 ईस्वी तक था। 72 से 76 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक क्या किया था? ब्रुक। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, कुछ किया नहीं था। इसके समय क्या पड़ा? अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया था। इसने क्या किया था? बड़ौदा के जो मल्हराव गायकवाड़ थे उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगवाया। आरोप में क्या किया? उसको पद से हटा के मद्रास भेज दिया। किसको? बड़ौदा के मल्हराव और गायकवाड़ को भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया उनको, मालवार गायकवाड़ को। बड़ौदा के मालवार गायकवाड़ को क्या किया? भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उसको मद्रास भिजवा दिया। कहाँ भिजवा दिया? मद्रास भिजवा दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की यह घोषणा थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पूछता है कि बताइए किसने ये कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का घोषणा है। किसका घोषणा है? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का घोषणा है। किसका घोषणा है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, इसी के समय 1873 में अमृतसर में एक सिंह सभा आंदोलन हुआ था। सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? 1873 में अमृतसर में हुआ था सिंह सभा आंदोलन कब हुआ था? 1873 में अमृतसर में हुआ था। कौन था उस समय? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। 1873 में कौन था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी, ठीक ना। इसी के समय में स्वेज नहर खुला था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक मतलब टूट गया, स्वेज नहर खुल गया। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हुआ? व्यापार की एकदम वृद्धि होने लगा। व्यापार क्या होने लगी? एकदम वृद्धि होने लगी। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड ब्रुक। मेयो, नॉर्थ ब्रुक, लीटन के बाद आएंगे रिपन। ये देखिए, यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे ना, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसका कार्यकाल था 1872 से 74, 4 साल के लिए, ठीक ना, 72 से 74। फिर उसके बाद देखते हैं लॉर्ड लीटन का कार्यकाल ये भी 4 साल के लिए, 76 से 80। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 76 से 80। अगर हम आगे भी देखेंगे लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, तो उसका भी 1880 से 84 मात्र 4 साल के लिए। तो ऐसा लगातार 4 साल के लिए ये काम किए थे। तो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद चलेंगे लॉर्ड रिपन को देखने से। उससे पहले लॉर्ड लीटन को हम लोग देखते हैं। लॉर्ड लीटन, इसका कार्यकाल 1876 से 80 था और यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखन और साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। पूछता है कि ओवन मेरिडिथ किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। ओवन में क्या बनता है? लिट्टी बनता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ओवन मेरिडिथ किसे कहा जाता था? लॉर्ड लीटन को कहा जाता था, ओवन मेरिडिथ, है ना। आगे देखिएगा, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि को भयानक अकाल पड़ा था। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिएगा, लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। किसने? लीटन ने क्या किया था? रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया था, ठीक ना। 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877 में ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, इसको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार में आयोजित किया गया था। 1 जनवरी 1877 जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? विक्टोरिया 1877 में थी विक्टोरिया। उसको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। मार्च 1878 में लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर टैक्स पारित कर दिया। भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने?
लॉर्ड लिटनवा हरामी टाइप का था। इसने क्या किया, 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र पर अधिकार अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। कौन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इसमें क्या किया गया, भारतीय जितना भी समाचार पत्र होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक ना। विशेषकर एगो था राष्ट्रीय समाचार पत्र सोम प्रकाश, विशेषकर एगो कौन था, राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन था, सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पेशल उसने ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में, ठीक ना, मार्च 1878 में लिटन लाया था। आगे देखिए, इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी, ठीक ना। सोम प्रकाश सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 15 नवंबर 1898 में शुरू हुआ था। देखिए, कह रहा है कि सोम प्रकाश, ठीक ना, सोम प्रकाश जो था, सोम प्रकाश एक बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कौन सा भाषा का, बंगाली भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। सप्ताह में आता था एक दिन, फिर भी उसको प्रॉब्लम था। साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका प्रकाशन द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में हुआ था। किसके संपादन में, द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में 1858 में शुरू हुआ था। सोम प्रकाश पूछता है कि सोम प्रकाश कब शुरू हुआ था, 1858 में। किसके संपादन में हुआ था, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में हुआ था 1858 में बंगाली भाषा में था और साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा था, ठीक ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसने प्रस्तावना को मतलब इस पत्रिका का प्रकाशन का प्रस्ताव रखने वाले थे कि ऐसा किया जाए। बाद में मोहनलाल विद्यावागीश और शिवनाथ शास्त्री ने भी कुछ समय के लिए इसका संपादन संभाला था, ठीक ना। इसके बाद में कौन कौन संभाले थे, तो विद्यावागीश, शिवनाथ शास्त्री और कुछ समय के लिए संपादन ये दोनों संभाले थे, ठीक ना, द्वारकानाथ विद्याभूषण के बाद। और पूछेगा प्रकाशन का प्रस्ताव रखने वाला कौन था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने प्रकाशन का प्रस्ताव रखने वाले थे कि ऐसा पत्रिका बनाया जाए, सप्ताह में लगाया जाए, बंगाली भाषा में रहा जाए और क्या किया जाए, उसमें अंग्रेज़ों का जो कच्चा चिट्ठा इसमें लिखा जाए, इसीलिए उसने बंद करवा दिया, ठीक ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला के। आगे देखिएगा, पायनियर अखबार जो था ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के समर्थन में 1878 का समर्थन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लाया था लॉर्ड लिटनवा, उसी का समर्थन करने वाला कौन था, पूछता है। तो एक अखबार और हुआ करता था, पायनियर अखबार। कौन हुआ करता था, पायनियर, ठीक ना। और इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था जिसके तहत शस्त्र रखने पर व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य बना दिया गया था। उस समय क्या किया गया था, 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत शस्त्र रखने के लिए और व्यापार करने के लिए लाइसेंस का रखना आपको जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक ना। आपको शस्त्र रखना है, फिर आपको व्यापार करना है, इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, अनिवार्य रखा गया लाइसेंस। कब का बात है, 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसका समर्थन करने वाला कौन था, पायनियर अखबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला। क्वेश्चन पूछता है बार बार। आगे देखिएगा, इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के अंदर अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। जो 21 वर्ष तक था आयु सीमा, उसको सिविल सेवा का परीक्षा के लिए उसको घटा के कितना कर दिया, 19 साल कर दिया, ठीक ना। इसको घटा के 19 साल कर दिया। आगे देखिए, 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1859 में आयु सीमा को घटाकर फिर से 22 वर्ष और फिर 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया था। लास्ट में कितना रखा गया, 21 वर्ष रखा गया था, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि 21 से घटाकर 19 करने वाला कौन था, तो लॉर्ड लिटन। फिर क्या हुआ, 1800, देखिए इसका जो है शुरुआत से दिया गया है 1857 में क्या हुआ था, सिविल सेवा का परीक्षा के सम्मिलित होने की आयु जो 23 वर्ष रखा गया था, ठीक। 1859 में आयु सीमा को घटाकर फिर 22 वर्ष किया गया। फिर 1866 में घटाकर फिर से इसको 21 वर्ष कर दिया गया था, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कि 1800 लिटन के समय में 76, इसमें क्या हुआ था, तो 1876 से 80 लॉर्ड लिटन का जो समय था, इस समय क्या हुआ, तो उसको घटा के फिर से 19 साल कर दिया गया था। 21 से घटाकर जो 21 था उसको घटा के फिर क्या कर दिया, 21 से 19 कर दिया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। लिटन ने कहाँ पर, अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक ना, याद रखिएगा, लिटन ने, है ना। अब आते हैं लॉर्ड रिपन कार्यकाल। हम लोग जैसे कि जानते थे 1880 से 84 4 साल के लिए रिपन भी आता है और ये थोड़ा अच्छा आदमी था। इसने लिटन का सारा जो तोड़ था उसको ख़त्म किया और अच्छा काम किया। देखिए, देखते हैं क्या क्या किया। प्रधानमंत्री ग्लेस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र पर स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएँ दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने क्या किया, सब सही कर दिया।
इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर फिर से 21 वर्ष कर दिया। इसने इसको भी सही कर दिया, ठीक ना। आगे देखिए, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाला लॉर्ड रिपन पूछता है। और 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से लेकर 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे, ठीक ना। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाया गया था। नियमित जनगणना करवाने वाला रिपन था। शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में, याद रखिएगा। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो नियमित जनगणना करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? रिपन था। आगे देखिए, 1881 में जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। जो 1881 में जो जनगणना हुआ था उसमें हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। हैदराबाद राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था, ठीक ना। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों को प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भागों को भाग इसमें से छूट गया था, ठीक ना। 1872 में जो हुआ था उसमें 20% भाग क्या हो गए थे? छूट गए थे, ठीक ना। इसमें से 20% भाग 1872 में क्या हो गए थे? छूट गए थे भारत में। जो जनगणना हुआ था 1872 वाला लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो छूट गया था 20%। लेकिन इसमें भी फिर हुआ था 1881 में, उसमें 2 जगह छूट गया था। कौन कौन? हैदराबाद और राजपूताना, याद रखिएगा। हैदराबाद राजपूताना जो था 2 छूट गया था 1881 वाला। चलिए आगे देखते हैं। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया? रिपन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। पूछता है कि इसमें क्या किया गया कारखाना अधिनियम में? तो इसमें 7 वर्ष से जितना भी कम आयु के बच्चे थे, 7 साल से नीचे, उसके काम करने के पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने के लिए इस पर रोक लगा दिया। और 7 से 12 वर्ष के जितना भी श्रमिक थे, मतलब बच्चे चाहे जो भी हों, बच्चे ही होंगे ना, 7 से 12 वर्ष के जितना भी श्रमिकों के लिए 9 घंटा से ज़्यादा काम करने के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया कि 7 से 12 वर्ष के जितना भी बच्चे हैं उसे 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हम लोग तो 14 साल पे भी काम नहीं करते थे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 से तो बच्चों को काम करना एकदम प्रतिबंध ही कर दिया था कि 7 से कम के बच्चों को काम ही नहीं करना है। और करना है 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए तो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यह एक्ट जो चाय, कॉफ़ी और नील की खेती के लिए लागू नहीं था। चाय, कॉफ़ी, नील की खेती थोड़ा बहुत आसान रहता है, इसलिए इसको क्या किया था? इस एक्ट को चाय, कॉफ़ी और नील खेती के लिए लागू नहीं किया गया था, जो एक्ट लाया गया था 7 वर्ष वाला, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था, ठीक ना। 3 फरवरी 1882 में क्या हुआ था? रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत, मतलब शिक्षा से सुधार करने के लिए विलियम हंटर से मारता है ना मास्टर साहब, तो शैक्षणिक सुधार से याद करना है कि शिक्षा कब देगा? तो विलियम हंटर से मारेगा तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। कैसा आयोग था? प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में व्यापारियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमे का सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। क्या हुआ था? 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमा का सुनवाई जो हो रहा था उसी के लिए एक इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जो यूरोपवासी थे इस पर प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। इसमें यूरोपवासी क्या किए थे? विरोध कर दिए थे। उस समय क्या होता था ना, जो यूरोपीय होते थे उनको अंग्रेज सिर्फ क्या करते थे? अंग्रेज जो न्यायाधीश होते थे वही देखते थे। लेकिन एक इल्बर्ट विधेयक लाया गया था। इल्बर्ट विधेयक, इसमें क्या गया कि अब भारतीय भी क्या करेंगे? तो सबको, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे यहाँ के हो, भारतीय हो, सबको क्या करेंगे? वो न्यायाधीश उनको मुकदमा सुनवाई कर सकते हैं। तो इस पर इसके पूरा खिलाफ हो गया कौन? यूरोप लोग। बोला कि ये सब भारतीय न्यायाधीश हम पे कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसने क्या किया? तो यूरोपवासियों का प्रबल विरोध करने लगा। इसको फिर से वापस लेना पड़ा था, जो इल्बर्ट विधेयक को। तो पूछता है कि इल्बर्ट विधेयक किससे रिलेटेड था? तो इल्बर्ट विधेयक हमारे जो था वही भारतीय न्यायाधीशों को मुकदमा सुनवाई के लिए, मतलब इससे रिलेटेड था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता था। पहली बार अंग्रेजों ने विद्रोह किया था, ठीक ना। इसको श्वेत विद्रोह बोला गया, अंग्रेजों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था। काहे कि सब गोरा है तो श्वेत विद्रोह ऐसा नाम उसको रखा गया था, श्वेत विद्रोह। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्वारक की संज्ञा दी थी। पूछता है कि भारत के उद्वारक की संज्ञा किसको दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को दी थी। किसने दी थी? रिपन को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसको? रिपन को क्या बोला था? भारत का उद्वारक। क्या बोला था? भारत का उद्वारक की संज्ञा दी थी। भारत का उद्वारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, ठीक ना, याद रखिएगा। दोस्तों
डफरिन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी, ये भी 4 साल के लिए था, ठीक ना। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 से 88 में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1885 से 83 ईस्वी में किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। दोस्तों जैसा हम लोग जानते हैं, युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 में हुआ था ना। और यांडबू की संधि के द्वारा उसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88, और इसके समय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ठीक ना। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एम हर्स्ट। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में लॉर्ड डफरिन है। कौन है? डफरिन है। डफरिन बर्मा के अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, ठीक ना। इसके बाद क्या हुआ? बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया डफरिन के समय में। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट लाया गया, अवध टेनेंसी एक्ट लाया गया और पंजाब टेनेंसी एक्ट भी लाया गया था, ठीक ना। इसके समय में की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को, जो बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो पूछता है कि किसके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1885 में। जाहिर सी बात है 1884 से 88 तक 4 साल के लिए रहता है। 1884 से 88 ईस्वी तक 4 साल के लिए रहता है। इसी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में। आगे देखते हैं लॉर्ड लेंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894, ठीक ना। 6 साल के लिए आता है। 1888 से 1894। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो है डुरंड रेखा बोला जाता है, उसको निर्धारण इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड लेंसडाउन के समय में, ठीक ना। लॉर्ड लेंसडाउन के समय में क्या हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा। पूछता है कि डुरंड रेखा खींचने वाले कौन थे? तो लॉर्ड लेंसडाउन थे। कौन थे? लॉर्ड लेंसडाउन, है ना। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। पहला कारखाना अधिनियम हम लोग को देखा था। पहला कारखाना अधिनियम हम लोग देखे थे 1881 में आया था। 81 में आया था ना। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, उसमें बच्चों के लिए नियम लाया गया था। फिर से 1891 में 10 साल के बाद फिर से एक कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें बच्चों को नहीं, इसमें अब क्या किया गया? तो स्त्रियों को 11 घंटे से प्रतिदिन से ज़्यादा काम करने पे क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। और साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक ना। 11 घंटा भी बहुत था उस टाइम। अभी तो 8 घंटा भी काम करने में हालत ख़राब रहता है। बताइए 11 घंटे प्रतिदिन काम करवाता है स्त्रियों से, उसमें रोक लगाया गया था। इससे ज़्यादा भी इसका मतलब काम हो रहा था, तभी ना रोक लगाया गया था, बताइए। तो कुछ अच्छा काम भी किया है ये सब, ठीक ना। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा था? बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किए हैं, जीते हैं, और तलवार के बल पर इसका हम लोग रक्षा करेंगे। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 98 में मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार जो है, पंजाब एवं मध्य प्रदेश के भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक ना। उत्तर प्रदेश और बिहार पंजाब में क्या हुआ था? भयंकर अकाल पड़ा था। किसके समय में? तो यही लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कार्य में क्या है? ये उल्टा पुल्टा भाषण देगा तो यही ना होगा। 1895 से 98 में क्या हुआ था? मध्य 1895 से 98 के मध्य में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के मध्य में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भयंकर अकाल पड़ा था 4 जगह पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में। किसके समय में? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। ये उल्टा पुल्टा भाषण दे रहा था कि भारत के तलवार के बल पर जीते हैं, तलवार के बल पर रक्षा करेंगे, है ना। एल्गिन द्वितीय कौन? एल्गिन द्वितीय कह रहा था। इसी के समय भयंकर अकाल पड़ा 4 जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। देखिए इसका कार्यकाल कब से कब तक था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का? 1894 से 1899, याद रखिएगा। अब आता है लॉर्ड कर्जन। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। इसको रखते हैं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।